मॉर्निंग। आप सभी को एक बार फिर से ऑनलाइन एजुकेशन हब की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो हम नवरात्रा स्पेशल क्लास में पढ़ रहे थे। अब से पहले हमने कक्षा 11 आरोह गद्य खंड का पहला, दूसरा, तीसरा भाग हमने पढ़ लिया था, जिसकी 5 क्लास हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्लास 12 यानी कक्षा 12 हिंदी नवार्य का एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं। पीयूष प्रवाह जो पुस्तक है, उस पुस्तक की पहली कहानी, यानी ये पीयूष प्रवाह है। नाम से आपको पता चल रहा है पीयूष मतलब क्या होता है, अमृत। अमृत का यहाँ पर प्रवाह होने वाला है। इस पुस्तक में जितने भी अध्याय आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहली जो कहानी है, बड़ी ही शानदार कहानी है। उसने कहा था, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित यह कहानी है और बहुत ही मार्मिक कहानी है। और हिंदी कहानी इतिहास में अगर मैं उसने कहा था कहानी पर थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊं, तो यह कहानी पूर्व द्वितीय शैली पर लिखी गई थी। हिंदी की सबसे पहली कहानी जो पूर्व द्वितीय शैली पर लिखी गई। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है, यह प्रश्न पूछा भी गया है, मेरे व्याख्याता साथी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की कौन सी कहानी है जो पूर्व द्वितीय शैली पर लिखी गई। तो वो है उसने कहा था। पूर्व द्वितीय का मतलब क्या होता है कि जिसमें ये कहानी लिखी जाती है। पूर्व मतलब पहले, द्वितीय मतलब उनकी याद में, यानी पहले की जो कोई घटना थी और वो फ्लैशबैक होकर चलती है। फ्लैशबैक अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं फ्लैशबैक, यानी शुरुआत में ये जो 25 साल का एक दृश्य था, इसमें वो दृश्य से पहले बता दिया जाता है। लेकिन उसके बाद में जब लेखक हमें बता रहा होता है उसके जन्म से लेकर जब उसकी मृत्यु होती है उस समय तक, वो बाद में एक फ्लैशबैक, जैसे अपने फिल्म देखते हैं उसमें कोई भी जैसे मान लो अभिनेता होता है उसको बड़ा दिखा दिया जाता है, लेकिन एक ऐसी घटना आती है जिसमें वो पूरी कहानी है, वो बैकग्राउंड चलती है, फ्लैशबैक चलती है, तो उसे ही पूर्व द्वितीय कहा जाता है। और हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहली कहानी है जो पूर्व द्वितीय शैली में लिखी गई थी। उसके बाद में और बहुत सी कहानियां हैं जो पूर्व द्वितीय शैली में लिखी गई। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कवि परिचय। सबसे पहले हम बात करेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो कवि परिचय है उसकी बात हम करने वाले हैं। तो कवि परिचय बताने से पहले मैं आपको और मेरे जो हिंदी साहित्य के जो परीक्षार्थी हैं, व्याख्याता परीक्षार्थी, उनको और बताना चाहूँगा। जो अपभ्रंश भाषा थी, अपभ्रंश थी, उसके बाद में अब हटाई। अपभ्रंश भाषा को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा। पुरानी हिंदी कहा क्योंकि वहीं से हिंदी का जो पुट है वो मिलना शुरू हो गया था। किस भाषा को कहा था? अपभ्रंश को। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी व्याख्याता जैसी बड़ी परीक्षाओं में, जैसे हिंदी विषय की जो स्पेशल परीक्षाएं होती है उनमें यह प्रश्न पूछा गया है, कौन से लेखक ने, कौन से कवि ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? तो आपको हमेशा याद रखना है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी अपभ्रंश को प्राकृताभास का, यानी वहां पर भी प्राकृत भाषा का जो आभास हो रहा था उन्होंने प्राकृताभास नाम दिया। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पढ़ेंगे। गुलेरी इनकी उपाधि है क्योंकि वो गुलेर गांव से थे, इसलिए उन्होंने उनको गुलेरी की जो उपाधि है वो प्रदान की गई। एक बार फिर से मैं जितने भी मेरे साथी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन में, तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 12 के विद्यार्थियों तक शेयर करें और माँ दुर्गा की अनुकंपा आप सब पर बनी रहे। चलो हम शुरू करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कवि परिचय। तो हम आज कौन सी पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं? पीयूष प्रवाह हिंदी नवार्य कक्षा 12 का पहला अध्याय उसने कहा था, जिनके कवि महोदय हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनका कवि परिचय मैं आपको बता रहा हूँ। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था वो 1883 ईस्वी में हुआ था। 1883
1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करी जाए तो इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1922 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 17 और 22 लगभग उनका जो जीवन काल है वो 39 ईयर्स यानी 39 वर्ष का उनका छोटा सा जीवन काल है, जिसमें उन्होंने हिंदी कहानी के क्षेत्र में अपना अविस्मरणीय योगदान चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने यहाँ पर दिया है। उसके बाद में और उनके बारे में बात करें तो हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर रहे हैं, कहानी में उनका अच्छा योगदान रहा है। उनका जन्म जयपुर में हुआ। देखिए इनका जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, जयपुर है। 1883 ईस्वी में जयपुर में इनका जन्म हुआ, जयपुर राजस्थान में है। और उसके बाद में बात करें वो बचपन से साहित्य प्रतिभा संपन्न थे। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था, यानी कोई एक ही क्षेत्र में वो नहीं थे। हमने कौन से क्षेत्र की बात करी आप देख पा रहे, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध तथा साहित्य तक इनका जो प्रतिभा थी वो विस्तृत इनकी थी। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है। देखिए इसके बारे में पढ़े, जिसका प्रकाशन वर्ष है वो 1915 है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ पर जो तारीख आ रही है निकल कर, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कौन सा है, 1915 में यह कहानी है वो प्रकाशित की गई, यानी प्रकाशन वर्ष। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष कितना है, तो 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुख में जीवन और बुद्धू का कांटा आदि कहानियां भी लिखी। कहानियां तो बहुत सारी है, लेकिन इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 प्रमुख रचनाओं का नाम हमने पढ़ा, उसने कहा था। और अगली कहानी हमने बुद्धू का कांटा। और तीसरी कहानी की बात अगर हम करें तो सुख में जीवन। तीसरी कहानी की अगर बात करी जाएगी तो सुख में जीवन। ये 3 ही कहानियां नहीं है बल्कि उसके बाद में बात अगर हम करें तो कुछ धर्म, मोरिशी मोई कुटाव आदि उनके निबंध कला है। तो निबंध की बात अगर करी जाएगी, ये जो 3 है वो उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुख में जीवन, ये 3 उनकी प्रमुख कहानियां हैं। उसके बाद में अगर उनके कछुआ धर्म, आपको इस किताब में जितनी भी रचनाएं दी गई है उन रचनाओं को एक बार याद कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से ये जो रचनाएं होती है वो इम्पोर्टेंट होती है परीक्षा में। इन्हीं में से कोई प्रश्न आपके अगर पाठ्य पुस्तक वाला जो 50 नंबर का सिलेबस लगाया जाता है व्याख्याताओं के लिए, उनमें से यही जो रचनाएं हैं वो पूछी जाती है। तो 2 आपको जो निबंध दिए गए हैं उनके ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ निबंध। तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के जो ये 2 निबंध है। उसके बाद में और बात करें, निबंध कला के प्रतिमान है और उन्होंने मासिक पत्रिका समालोचक, उनकी जो मासिक पत्रिका है समालोचक, उनका उन्होंने क्या किया था, समालोचक, इसका उन्होंने प्रकाशन संपादन किया था। वे हिंदी की जो सबसे बड़ी संस्था है नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल भी रहे हैं। तो आपको एक नाम और इम्पोर्टेंट याद रख लेना है, हिंदी की बड़ी सभा नागरिक प्रचारिणी सभा जो काशी में है, वाराणसी, ठीक है, उसके क्या रहे हैं, संपादक भी वो रह चुके हैं। और 39 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो चुका है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था उनका 39 वर्ष की अल्पायु में, छोटी उम्र में इनका निधन हो चुका था। एक बार फिर से मैं आपको उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की और बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया चंद्रदत्त शर्मा जो गुलेरी है, गुलेरी उनकी क्या है, गांव का नाम है, गुलेर गांव उनका नाम था और वहीं से ये जो बिलोंग करते थे, इस कारण से उनकी उपाधि गुलेरी थी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, अपभ्रंश को चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने क्या कहा, पुरानी हिंदी का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसी के साथ साथ अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृता भाषा का, ये भी चीज आपको इसके साथ साथ याद रख लेनी है।
जन्म की बात अगर हम करें तो 1883 ईस्वी जयपुर में हुआ, और मृत्यु की बात अगर करें सन 1922 में इनका निधन हो जाता है। 39 वर्ष का उनका अल्पायु जो जीवन काल रहता है। उसके बाद में अगर इनके प्रमुख रचनाओं की अगर मैं बात करूं, उसने कहा जिसका प्रकाशन वर्ष 1915 है, सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा और गछुआ धर्म, मारेसी मोही, ये इनके निबंध है। ये रचनाएं आपको याद कर लेनी है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया उन्होंने समालोचक पत्रिका का संपादन किया और नागरी प्रचारणी सभा काशी वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है उसके वो संपादक मंडल में रहे थे। ठीक है, ये था इनका छोटा सा कवि परिचय। उसके बाद में हम उसने कहा था कहानी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है, और उसने कहा था कहानी का जो शीर्षक है वो क्यों रखा गया। देखिए, उसने कहा था कहानी का शीर्षक, जब हम फ्लैशबैक या पूर्व दिनती पर ये कहानी पढ़ते जाएंगे तब आपको पता चलेगा। लगभग हम लास्ट अंक में होंगे, लगभग हम हमारा जो 5वां और अंतिम अंक होगा वहां पर सूबेदारनी के लिए जो लहना सिंह है वो कहता है उसने कहा था। ठीक है, ये चीजें मैं आपको सारी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहला जो दृश्य है वो अमृतसर का दृश्य है, और उसके बाद में जो मुख्य पात्र की अगर मैं बात करूं तो लहना सिंह है, मुख्य पात्र इनका हजारा सिंह है। मुख्य पात्रों की दो मुख्य पात्र मैं इस के बता देता हूँ आपको। मुख्य पात्र लहना सिंह जो इसका नायक होता है, और उसके बाद में सूबेदारनी, ठीक है, उसके साथ साथ बोदा सिंह, हजारा सिंह, ठीक है, और भी इनके पात्र आएंगे तो उनके मैं साथ साथ में आपको नाम बताता जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इस कहानी का परिचय मैं आपको थोड़ा सा इस पुस्तक के आधार पर बता देता हूँ क्या है पाठ का परिचय। देखिए, उसने कहा था कहानी, मैंने ये कहा पूर्व द्वितीय शैली पर लिखी गई है। ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो लहना सिंह है वो 75वीं राइफल जो रेजिमेंट थी उनके जमादार होते हैं। विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। 1914 से लेकर 18 की जो पृष्ठभूमि है उस पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। मार्मिक कहानी क्यों कहा हमने या लेखक महोदय ने, क्योंकि जब कहानी का जो अंत होता है, कहानी जब अंजाम पर होती है तो वहां का जो दृश्य था लहना सिंह का, जो कीरत सिंह का, ठीक है, तो वो दृश्य बड़ा ही मार्मिक दृश्य होता है। तो जिसका कथानक प्रेम त्याग, ये इंपॉर्टेंट है, इस कहानी का जो कथानक है वो क्या है। जब हम शुरुआत में पढ़ेंगे तो इस कहानी का जो कथानक है वो प्रेम है। उसके बाद में किस तरीके से उस प्रेम का वो त्याग करते हैं, और अंत में जाते जाते वो अपने कर्तव्य निष्ठा करते हैं। ये जो कर्तव्य निष्ठा वाला जो कथानक है ये इस कहानी का इम्पोर्टेंट है। वैसे तो तीनों ही कथानक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्तव्य निष्ठा जब हम पढ़ेंगे तो वहीं पर हमारा जो कहानी का जो शीर्षक है उसने कहा था वहीं से निकल कर यहाँ पर आने वाला है। तो कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। तो ये चीजें परीक्षा में पूछी जाने वाली है। लहना सिंह के जो उसने कहा था कहानी का कथानक प्रेम त्याग और कर्तव्य निष्ठा है। उसके बाद में अगर बात करें अमृतसर के बाजार का दृश्य, यानी जो पहला दृश्य आता है अमृतसर के बाजार का होता है। लहना सिंह बचपन में होता है, तो वहां पर पहला दृश्य होता है बालक बालिका का बाल सुलभ जो निश्चल प्रेम होता है। उसके बाद में महायुद्ध का जो वातावरण है, कहानी 25 साल बाद सीधी सीधी चली जाती है। उसके बाद में ये कहानी है वो फ्लैशबैक होती है पूरी, और महायुद्ध का वर्णन है और लहना सिंह के आत्म उत्सल आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट मिलता है। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करते हुए मृत्युशैया पर समाप्त हो जाती है। जब मृत्युशैया पर लहना सिंह होता है तो वहां पर जो मार्मिक दृश्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उत्सल प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है, और आंचलिक शब्दों के साथ साथ यथार्थ वर्ण व उत्कट भाव व्यंजना से यह कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है। तो वास्तव में यह कहानी अपने आप में बहुत अच्छी है। तो मैं शुरुआत करता हूँ इस कहानी का पहला अंक। पहला दृश्य कौन सा है? अमृतसर के बाजार का दृश्य है। यहाँ पर जो कुछ चीजें मैंने यहाँ पर बताई है, पात्र विधान आपको यहाँ पर सूबेदारनी, लहना सिंह, बोदा सिंह, हजारा सिंह, कीरत सिंह और बहुत सारे नाम आएंगे जिनको मैं यहाँ पर लिखता जाऊंगा। तो
मुख्य रूप से जो पात्र हैं इनके वो लैना सिंह है और सूबेदारनी है। नायक और नायिका की भूमिका में अगर मैं बात करूं तो लैना सिंह यहाँ पर नायक है और सूबेदारनी यहाँ पर नायिका है। पहला दृश्य है अमृतसर बाजार का बालक बालिका का जो निश्चल प्रेम होता है उसको हम देखते हैं। शुरू करता हूं मैं इसका पहला अंक अमृतसर बाजार का। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए की राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों के मूल्यों के पोरे को चींट कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गिलानी निराशा क्षोभ के अवतार बने नाक की सीट में चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्रदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सबर कर उमड़ा कर बच्चों खालसा जी हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफेद फोटो पेटों खचरों और बतखों गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जगह में से रहा खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने हटना पड़े, क्योंकि वो जी और साहब बिना यानी अमृतसर का बाजार का दृश्य है, वो घोड़ों पर जा रहे होते हैं गाड़ी वालों के पास, तो उनकी जो आवाज़ है जो भाई जी पाजी साहब जी ये कहते हुए उनको जब रहा मांगते हैं, तो ऐसा दृश्य यहाँ पर दिखाया गया। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ नहीं चलती चलती है पर मिट्टी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने के लिए भी लीक से नहीं हटती तो उनकी भसनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीण जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। तो इस तरीके से वो और कहते हैं। समष्टि जहां भी शब्द आए हिंदी साहित्य में समष्टि शब्द की मैं जब बात करूं, ठीक है, या कहीं भी अगर बात करी जाए तो उसका अर्थ क्या होता है, समाज होता है, और जब व्यष्टि शब्द जहां भी आता है वहां पर अर्थ क्या होता है, व्यक्ति होता है। ये दो शब्दावली आपको बिल्कुल याद रख रहे हैं। समष्टि का मतलब समाज, व्यष्टि का मतलब व्यक्ति। तो समष्टि में इनके अर्थ है तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ये थी वो शब्दावली कि हट जा जीण जोगी, हट जा कर्मा वाली, हट जा पुत्ता प्यारिये, बच जा लंबी उम्रा वाली। ये थी शब्दावली। ऐसे बम्बू काट के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। अब एक लड़का मैं यहां लिख रहा हूं और एक लड़की चौक की एक दुकान पर मिलते हैं, क्योंकि ये दृश्य आपको एक तरीके से सजीव दृश्य आपके दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दुकान पर मिलते हैं, उसके बालों और उसके ढीले सुंतनों से जान पड़ता है कि दोनों सिख है। दोनों के बाल देखने से जान पड़ता है लैना सिंह और सूबेदारनी की दोनों ही बच्चे जो हैं वो क्या है, सिख के हैं। और वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। लड़के की बात करें, अपने मामा के बाल धोने थे इसलिए वो क्या लेने आया था, लड़का है वो दही लेने के लिए आया था। और लड़की क्या लेने के लिए आई थी वो देखिए, और वह रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। जो लड़की थी रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। और उसके बाद में दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था, ठीक है, दूसरे ग्राहक से, जो सेम बर पीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। दृश्य बड़ा अच्छा है, शानदार दृश्य। आप इस दृश्य को सजीव बनाइए। एक लड़का एक लड़की दुकान पर होते हैं, दुकानदार है वो तीसरे आदमी से बहस कर रहा होता है जो पापड़ गिन रहा होता है, तेरे घर कहाँ है। अब दोनों की आपस में बातें चलती है कि तेरा घर कहाँ है, मगरे में, यानी मगरे गांव के बीच में। मगरा ये पंजाबी शब्दावली है। और तेरे मांझे में यहाँ कहाँ रहती है, वो लैना सिंह पूछता है तू यहाँ कहाँ रहती है। अंतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक नाम आया अंतर सिंह। अंतर सिंह कौन है, यानी लैना सिंह के मामा जी। लैना सिंह के मामा है यहाँ पर अंतर सिंह की, अंतर सिंह की बैठक में है। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। सॉरी, अंतर सिंह यहाँ पर इस लड़की का मामा है,
ठीक है। और यहाँ पर लैना सिंह भी क्या कहता है, मैं भी अपने मामा के यहाँ आया हूँ, इतने में दुकानदार निपट, उनका घर गुरु बाजार में, उनका घर है वो गुरु बाजार में है, इतने में दुकानदार निपटा और उनको सौदा देने लगा। सौदा देकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। ये जो शब्द है वो निश्चल प्रेम को दर्शाता है। इस कहानी में लैना सिंह उस सूबेदार को क्या पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। ठीक है। लड़की उस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर वहां से भाग जाती है और लड़का मुंह देखता रह जाता है। अब लड़का उनसे क्या पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई। ठीक है। सबसे पहले तेरी कुड़माई हो गई कौन पूछता है, लैना सिंह पूछता है और उसका जवाब क्या आता है, धत। धत कहते हुए वो लड़की क्या है, वहां से दौड़ जाती है और लड़का देखता हुआ चला जाता है। आगे देखिए, दूसरे दिन फिर तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा उनका, यानी उस समय 1 महीने में जो निश्चल प्रेम था वो ठीक है परवान पर था उनका। और 2-3 बार लड़के ने पूछा तेरी कुड़माई हो गई, तो उत्तर धत ही मिला। लेकिन एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी से चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की ने संभावनाओं के विरुद्ध हाँ हो गई। ठीक है, हाँ हो गई ये बात है कहता है। लड़का झट पूछता है कब, ठीक है, कल। देखते नहीं है रेशम का जो कटा हुआ सालू है। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छापड़ी वाले के दिन भर की कमाई खो दी, एक कुत्ते के पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि ले ली। तब कहीं वो घर पहुंचा। ये था पहला दृश्य। आपको इस कहानी में जोड़ने के लिए बताया गया कि एक बालक बालिका का जो निश्चल प्रेम होता है, लैना सिंह जो लड़की होती है वो 8 साल की होती है, लैना सिंह 10 साल का जो होता है, दोनों का जो निश्चल प्रेम होता है। जब जैसे वो दुकान से बाहर निकलते हैं तो लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। लड़की ने उत्तर दिया धत। ये कहते हुए लगातार यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक बार लड़की ने उसको चिढ़ाने के लिए कह दिया हाँ हो गई। ये देखते नहीं रेशम का जो कड़ा हुआ जो शाल है जो मैंने पहन रखा है, ओढ़ रखा है। तब वह लड़का उसके निश्चल प्रेम में बौखला जाता है और भागते भागते उन्होंने बहुत सारा नुकसान कर दिया। और अंत में एक वैष्णवी महिला जो नाके आ रही थी उसमें वो टकरा जाता है। उस महिला ने उसको अंधे की उपाधि दी। ये था पहला। मेरे साथियों कैसी लग रही है ये कहानी, आप थम्स अप करके, लाइक करके, कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे। और जो मेरे साथी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो मेरे साथी जुड़े हैं वो अपनी उपस्थिति में यस लिखें जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे साथ कौन कौन है जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं दूसरा अंक। अब देखिए जो पूर्व द्वितीय है, मैंने यहाँ पर आपको बताया पूर्व द्वितीय। जो पूर्व द्वितीय है वो शैली अभी यहाँ से शुरू होने वाली है। ठीक है, अब जो दूसरा अंक है उस दूसरे अंक को मैं आपके साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। राम राम, यह कोई लड़ाई। अब 25 साल बाद की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां जकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मैं और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए। ये लैना सिंह के कथन आ रहे हैं यहाँ पर। जमीन में दिखते नहीं, 2-2 घंटे तक कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाकों के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते थे, धमाके होते थे। जलजलों से तात्पर्य धमाके होते थे। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती, ना कोई मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे हुए। खंदक गुफा, और जो 75वीं जो रेजिमेंट है वो एक गुफा बनाकर रह रही थी। उसमें लैना सिंह है, बोधा सिंह है, कीरत सिंह है, हजारा सिंह है। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। हजारा सिंह है वो उनका सूबेदार यहाँ होता है इनका। अब देखिए लैना सिंह और 3 दिन 4 तो खंदक में बिताए दिए, यानी 7 दिनों का ये पूरा जो सिस्टम था। 3 दिन तो यहाँ पर बिताए दिए, अब 4 दिन बाकी हो रहा है। देखिए लैना सिंह, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर से 7 दिन की छुट्टी। परसों रिलीफ आ जाएगी, फिर 7 दिन से छुट्टी मिल जाएगी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो जाएंगे।
उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सहारा घास है, फूल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हो। ठीक है, यहाँ पर फिरंगी मेम का भी दृश्य है, जो उनसे कुछ पैसे नहीं लेती है, उनकी सेवा वो करती रहती है। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, तो मुझे संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। अब देखिए ये पंक्ति है वो लहना सिंह ने कही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति कथन है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, कि अगर घोड़े को फिराया ना जाए, घुमाया ना जाए तो वह बिगड़ जाता है। उसी तरीके से सिपाही भी अगर युद्ध वगैरह न करे तो वो भी बिगड़ जाता है। तो मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, तो फिर जर्मनों को अकेला मार करना लौटूं, तो मुझे दरबार साहब की दहली पर माथा टेकना नसीब ना, कि अगर मुझे हुक्म मिल जाए तो मैं जर्मन सिपाहियों का बुरा हाल कर दूं, उनको मार दूं। अगर ना मारूं तो ये जो मेरे दरबार साहिब है उस पर माथा टेकना भी मेरा नसीब न हो। उसके बाद में बाजी कहीं के कल्लों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। और उस दिन धावा किया था 4 मील, एक जर्मन नहीं छोड़ा था। फिर जनरल पीछे हट जाने की कमान दिया, नहीं तो ये दृश्य आगे देखते जाइए, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह मुस्कुरा कर कहा। अब देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर मैंने आपको कहा लहना सिंह यहाँ पर एक पात्र आया, ठीक है, उसके बारे में आगे जानकारी हो आएगी आपको। जमादार होता है, रेजिमेंट होती है 75वीं रेजिमेंट का जमादार है। दूसरा नाम अभी आया हजारा सिंह। हजारा सिंह वो कौन होता है? यहाँ पर सूबेदार होता है, जो पूरी पलटन की क्या करता है, अभी पैरवी करता है। ठीक है, उनका एक बड़ा अधिकारी होता है, सूबेदार होता है। तो हजारा सिंह उसका लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाई नहीं चलते, कि नायक या उनके कहने से नहीं होती, जब सूबेदार हुक्म देगा तभी होगी बात। ठीक है, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना बोला। फिर क्या करें? हड्डियों में तो जारा धस गया, सर्दी लग चुकी है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के सोते झल रहे हैं, ऊपर से पानी बह रहा है। एक धावा हो जाए यानी एक हमला हो जाए तो गर्मी आ जाए। ठीक है, इस तरीके से एक आक्रमण कर लिया जाए जिससे शरीर में स्फूर्ति आ जाए, ऊर्जा मिल जाए, गर्म हो जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। ठीक है, क्योंकि अभी दृश्य जो आएगा वो हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह होता है, बीमार अवस्था में होता है। जो कहानी का शीर्षक है वो आप सोचते जाइए कब आने वाला है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कहानी की शीर्षक की सार्थकता है कब साबित होने वाली है। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। बजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे पर पहरा बदलो। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। उद्यमी उठ, सिगड़े में कोयले डाल। एक है उद्यमी, नेक्स्ट है आपका बजीरा सिंह। ठीक है, जो पलटन का पर जो होता है, ठीक है, मनोरंजन करने वाला होता है। यहाँ पर विदूषक होता है, पलटन का ये विदूषक है। ठीक है, एक नाम और आता है अभी आपके सामने महासिंह। जो 5वां यहाँ पर पात्र आता है वो कौन सा होता है? महासिंह होता है। अब देखिए, ठीक है, सबको यहाँ पर काम लगाया गया है, पहरा बदल दिया जाए। बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, जो उनको कभी बोर नहीं होने देता था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ, मैं पादा बन गया हूं, करो जर्मन बादशाहों का तर्पण। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, ये फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया था। मैं पादा बन गया हूं, करो जर्मन के बादशाह तर्पण करो। ये कथन किसका था? यह है कथन है वो पलटन का जो विदूषक था, मैं पादा बन गया हूं। मैं पादा बन गया हूं, ये जो कथन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। करो तर्पण, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। ठीक है, ये जो कथन कहा गया था ये बजीरा सिंह ने कहा था। ठीक है, ये पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में। मेरे
जो व्याख्याता शेर और शेरनी साथी है उनके लिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। आगे देखिए, लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ से मांग लूंगा और फूलों के गुंटे लगाऊंगा। लौडी होरा को भी यहाँ बुला लेंगे और या दूध पिलाने वाली फिरंगी में चुप कर, यहाँ बालों को शर्म नहीं। अब एक नाम हो रहा है होरा, तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, छठा नाम आया होरा। ये कौन होती है, अभी बात हम करने वाले हैं। होरा सूबेदारनी के किरदार में यहाँ पर होती है। ठीक है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ये होरा कौन है। आगे देखिए, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है, आज तक मैं समझा नहीं कि सिख तंबाकू नहीं खाते, वह सिगरेट देने में हट करती है और होठों पर लगाना चाहती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिख है वो सिगरेट नहीं पीते, देने का वो हट करती है। और मैं पीछे हट जाता हूँ और समझते हैं कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क से कौन है यहाँ पर लड़ने वाला। उसके बाद में अगर अच्छा बोधा सिंह कैसा है, अब बोधा सिंह एक कैरेक्टर और नाम आता है जो मैं आपको बताऊं। एक नाम और आता है सातवां, जो कौन है, बोधा सिंह है। एक सातवां नाम और निकल कर आता है, वो कौन है, बोधा सिंह है। ठीक है, जो हजारा सिंह और होरा का बेटा होता है, जो अब वर्तमान समय इस कहानी में चल रहा है। उस कहानी में बीमार अवस्था में होता है, टीन की सैया बनाकर उस पर वो सो रहा होता है। भी मैं आपसे परिचित करवाता हूँ। बोधा सिंह, अच्छा जैसे मैं जानता ही न हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे डालते हो और आप सिगड़ी के सारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा देते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम मांदे ना पड़ जाओ। मांदे मतलब धीरे, बीमार ना हो जाओ। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करती। अगर निमोनिया होकर मर गए तो उनको मुरब्बा नहीं मिलेगा, क्योंकि लैना सिंह क्या कहता है कि मुझे यहाँ पर लास्ट पेज पर यहाँ पर जो बात आई थी कि मांग लूँ, यहाँ पर जो मुझे जमीन है वो सरकार दे दे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि उसके ऊपर कहा है कि अगर निमोनिया होकर मर गया तो कोई यहाँ पर आपको जमीन देने वाला है नहीं। मेरा डर मत करो, मैं बुलेल की खिड़की के किनारे ही मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। ठीक है, अब एक सातवां और आठवां एक और नाम आता है कीरत सिंह। ठीक है, कीरत सिंह की गोदी में मरूंगा, वहां पर आम का पेड़ होगा जो उनके जन्म के समय लगाया गया था। बोधा सिंह के जन्म के समय लगाया गया। अब ये था उसके परिचित आपको यहाँ पर करवाया गया है। अब देखिए वहां की पूरी बात। तीसरा अंक क्या है, तीसरा अंक देखिए, दोपहर बीत गए, दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लैना सिंह के 2 कंबल और एक बारकोट ओढ़कर सो रहा है। और लैना सिंह पैरे पर खड़ा है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर है। ठीक है, इस तरीके से वो उनकी क्यों सहायता करता है, क्यों मदद करता है, उसकी भी सार्थकता यहाँ पर आगे आएगी। आपकी बिल्कुल बात समझ में आने वाली है। यहाँ पर बोधा सिंह कर रहा, क्या बोधा भाई क्या है, पानी पिला दो। लैना सिंह ने कटोरा उसके मुंह लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी ओर जर्सी पहन लो। और तुम मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, बिलायत से बुनकर मेम भेज रही है, मेमे और गुरु उनका भला करे। ये बात बनावटी थी जो उनको बता रहा था। यूं कहकर लैना सिंह अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो लैना, ठीक है, और नहीं तो क्या झूठ। यूं कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी के कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आखड़ा। मेम की जर्सी क्या कथा केवल थी, मेम की जर्सी थी वो केवल कथा थी।
सच कहते हैं, सॉरी आगे देखिए, देखो इसी समय सॉरी अगली लाइन रह गई थी। आधा घंटा बीत चुका था और इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब। हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने आया, क्योंकि अभी जो लप्टन साहब के रूप में आया उसका भी पर्दाफाश यहाँ पर होने वाला है। देखिए कौन आता है वो। देखो इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है जहां मोड़ है, 15 जवान खड़े करके वहां पर आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीनकर वही जब तुम्हारा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे जो हुक्म। ठीक है, इस तरीके से जो लप्टन साहब है, लप्टन साहब के रूप में जो जर्मन भेदिया आता है, जो भी हुक्म दे रहा होता है वो एक जर्मन भेदिया होता है जो लप्टन साहब के रूप में आता है। लेकिन हजारा सिंह उनकी बात मानकर अपने 15-20 सिपाहियों को वो ले जाता है, बहुत दूर भेज देता है। लेकिन लैना सिंह है वो इस बात को बिल्कुल समझ जाता है और किस तरीके से उस लप्टन साहब के रूप में जो जर्मन भेदिया आया था उसका वो पर्दाफाश करता है और उसको मार गिराता है। वो कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैं जानता, आगे देखिए, जो हुक्म, चुपचाप सब तैयार हो गए, जो हुक्म सब तैयार हो चुके हैं। बौधा भी कम्बल उतार कर चलने लगा, तब लैना सिंह ने उसे रोका। लैना सिंह आगे हुआ तो बौधा की ओर इशारा किया। लैना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। अब 10 आदमी कौन यहाँ पर बचे, इस पर बहुत बड़ी हुज्जत होती है। उसके बाद में देखिए, कौन कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लैना की सिगड़ी के पास मुँह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लैना की ओर आगे हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। थोड़ी देर पहले हम पढ़ कर आए हैं कि जो सरदार सिख होता है वो कभी सिगरेट नहीं पीता, हाथ भी नहीं लगाता। लेकिन लप्टन साहब इस बात को भूल जाते हैं। जर्मन भेदिया था वो भूल जाता है और उनको सिगरेट निकाल कर वो देने की कोशिश करता है। आंख मारते करते लहना सब समझ गया, मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने क्या किया, सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देख लिया। आगे देखिए, बाल देख लिए और तब उसका माथा ठनक गया। लप्टन साहब की पट्टियां वाले बाल एक दिन में ही कहां उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहां से आ गए। कटे हुए बाल कहां से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लैना सिंह से जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष उस रेजिमेंट में थे, क्योंकि वो एक आदमी को, लैना सिंह को, हजारा सिंह को, कीरत सिंह को, वजीरा सिंह को, सबको एक आदमी को जानते थे, क्योंकि 75वीं रेजिमेंट थी उसमें वो 5 साल से थे। और लैना सिंह भी लप्टन साहब को बड़ी अच्छे तरीके से जानते थे। शायद उसके बाद में क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे लड़ाई खत्म होने पर? क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के बेमजे कहाँ। याद है पारसा नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा जो खाना बनाने का काम, अब्दुल्ला रास्ते में मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी। ये देखिए बड़े अच्छे दृश्य हैं जो लैना सिंह के सारे विरुद्ध है। अब्दुल्ला मुस्लिम होते हुए कभी मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकता था, इस बात का उस जर्मन बादशाह को पता नहीं होता है। ठीक है, और आपकी एक गोली कंधे पर लगी और पूठे से निकली। एक अफसर के साथ शिकार खेलने का मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट में मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने ये विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के होते होंगे। हाँ लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, पियसले लेकर आता हूँ, कहकर लैना सिंह खंदक में घुसा। उसे संदेह नहीं रहा। अब झटपट नीचे करके उसने आगे क्या करना चाहिए वो सोचता है। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या क़यामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। ठीक है, ये तीसरा अंक था। अब तीसरे अंक में क्या है कि एक लप्टन साहब है, वो जर्मनी के भेष में वहां पर पहुंच जाता है
और हजारा सिंह जो सूबेदार होते हैं उनको वो क्या कर देता है, बाहर भेज देता है। तो इस तरीके से लप्टन साहब के रूप में जो जर्मन आया था उसने उस लैना सिंह को सिगरेट दी थी। और कहानी में ये पहले भी बताया गया कि सरदार कभी या सिख कभी सिगरेट नहीं पीते, उनको हाथ तक नहीं लगाते। और जो लप्टन साहब थे उस कहानी में, वास्तविक जो लप्टन साहब थे वो 5 साल से लैना सिंह को जानते थे, लेकिन वो भूल गया जर्मन भेदिया। और उसी बात पर लैना सिंह है वो उस जर्मन भेदियों को पहचान जाता है। जर्मन भेदियों को जो पहचान जाता है तो वो लैना खंदक से बाहर निकलता है और वजीरा सिंह और सभी जो खंदक में और सिपाही होते हैं उनको वो क्या करता है, क़यामत आई है। और क़यामत कौन सी आई है, लप्टन साहब के रूप में एक जर्मन भेदिया यहाँ पर आया है। इस तरीके से तीसरे अंक का यहाँ पर समापन हो जाता है। कहानी का चौथा अंक और जो 5वां अंक है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्लास हमारी लंबी होती जा रही है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आगे जाओगे तो मार्मिक सीन वास्तव में आने वाला है। उसने कहा था कहानी की शीर्षक की जो सार्थकता है वो भी साबित होने वाली है। तो मेरे साथ आप लगातार आप इस YouTube चैनल पर बने रहे। आज जिन जिन साथियों ने मेरा शुरू से लेकर अंत तक साथ दिया उनको मैं हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक साधुवाद देता हूँ। इसी तरीके से आप अपना सहयोग निरंतर मुझे देते रहें। और नेक्स्ट क्लास हम पीयूष प्रवाह का अध्याय नंबर 1 उसने कहा था उसका पार्ट नंबर 2 कल सुबह लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।